डिस्कशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पार्ट में संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले विधेयक पर चर्चा करेंगे। तो संसद में कानून या विधायी प्रक्रिया, तो विधेयक को अंग्रेजी में बिल कहा जाता है। जैसे आपने कई बार समाचारों में सुना भी होगा कि लोकसभा में बिल रखा, राज्यसभा में बिल रखा। तो जो हम संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया है उसको जानेंगे, तो सबसे पहले हमें विधेयक पर चर्चा करनी होगी। यानी विधेयक, इसे अंग्रेजी में बिल कहा जाता है। विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसे कानून का, विधि का रूप देना होता है। समझ गए आप? यानी विधेयक को अंग्रेजी में बिल कहते हैं और बिल या विधेयक एक प्रस्ताव होता है, एक प्रस्ताव होता है जिसे कानून का स्वरूप या रूप देना होता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं। इसमें प्रत्येक विधेयक को, प्रत्येक विधेयक, कोई भी विधेयक है, कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक को कानून बनाने के लिए या कानून बनने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यानी आज कोई भी कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत करना होगा। उस कानून से संबंधित विधेयक, जिसे हम बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। और इस विधेयक को कानून बनने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। उन अवस्थाओं से गुजरने के बाद ही वो विधेयक कानून बनता है। तो जिसमें प्रथम वाचन, यानी ये विधेयक है, इसको इन अवस्थाओं से गुजरना होगा। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन या प्रथम पठन, द्वितीय पठन, परवर समिति की अवस्था, प्रतिवेदन काल और तृतीय पठन या तृतीय वाचन। यानी प्रत्येक विधेयक को कानून बनने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे अवस्थाओं की बात करें, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, परवर समिति की अवस्था, प्रतिवेदन काल और तृतीय वाचन। ये विभिन्न अवस्थाएं जिनसे संसद में विधेयक को गुजरना होता है। यानी प्रत्येक सदन से विधेयक इन अवस्थाओं से गुजरकर जब बहुमत से पारित हो जाता है तो हस्ताक्षर या अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो संसद द्वारा पारित यह विधेयक कानून बन जाता है।
यानी आपको बात समझ में आई होगी। एक बार फिर हम देख लेते हैं भी। संसद में कानून बनाने के लिए क्या है, विधेयक प्रस्तुत करना होता है, जिसे अंग्रेजी में बिल कहते हैं। तो प्रत्येक विधेयक जो हमें कानून बनाना है, उसके लिए जो विधेयक है उसको कानून बनने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, प्रवर समिति की अवस्था, प्रतिवेदन काल और तृतीय वाचन। प्रत्येक सदन में विधेयक इन अवस्थाओं से गुजरकर जब बहुमत द्वारा पारित हो जाता है संसद के अंदर, संसद के दोनों सदनों में, तो ये अनुमति के लिए, हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालिका है, आपको पता है। और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी अनुमति दे देते हैं, तो ये संसद द्वारा पारित जो विधेयक है ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं। आप इतनी बात को समझ ही गए होंगे भी, आपको अच्छे से पता लग ही गया होगा कि विधेयक क्या होता है और ये कानून कैसे बनता है। हालांकि इसे हम देखेंगे आगे डिटेल में विस्तार से। तो आपको पता है जो हमारी ये संसद है, संसद, इसके दो सदन हैं। अभी हम सदन की बात कर रहे हैं ना, प्रथम सदन लोकसभा और द्वितीय सदन राज्यसभा। ठीक है, और आपको पता है राष्ट्रपति भी क्या है, संसद के अंग है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो मान लो हमने कोई भी विधेयक यहां रखा है लोकसभा में, तो यहां से क्या है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा। उसके बाद यह इस सदन से पारित हो जाता है बहुमत से, तो दूसरे सदन में जाएगा, यहां भी यह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा। जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जब राष्ट्रपति इस विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर कर देंगे तो यह विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ये बात हमने की है कि भी प्रत्येक बिल को कानून बनने से पहले संसद के प्रत्येक सदन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, और जब संसद के प्रत्येक सदन से वो विधेयक बहुमत से पारित हो जाता है तो हस्ताक्षर के ये राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। आप यहां तक बात को समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार हमने देखा कि विधेयक एक प्रस्ताव मात्र होता है जो एक प्रक्रिया द्वारा संसद में पारित होता है, उसके बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, फिर वह कानून बनता है। इतना आपने अच्छे से जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि विधेयक है ये कितने प्रकार का होता है। विधेयक के प्रकार, विधेयक कितने प्रकार का होता है, बिल कितने प्रकार का होता है। तो विधेयक 4 प्रकार का है। एक है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। एक है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक। और तीसरा है धन विधेयक, और चौथा है वित्त विधेयक। यानी बिल के 4 प्रकार हैं, विधेयक के 4 प्रकार है, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक किसे कहते हैं, वित्तीय विषयों के अलावा अन्य विषयों से संबंधित विधेयक को क्या कहते हैं, साधारण विधेयक कहते हैं। यानी वित्तीय विषयों के अलावा अन्य विषयों से संबंधित उस विधेयक को क्या साधारण विधेयक कहते हैं। और संविधान संशोधन विधेयक किसे कहते हैं, संविधान के उपबंधों, अनुच्छेदों में संशोधन करने वाले विधेयक को क्या कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। यानी ऐसा विधेयक जो संविधान के उपबंधों में संशोधन करने वाला है उस विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। और धन विधेयक वित्तीय विषयों से संबंधित होता है, जैसे लोक व्यय, करारोपण,
जैसे हम बजट को भी पढ़ रहे हैं तो आगे पार्ट 3 भी आएगा बजट का, तो उसमें हमने देखा कि बजट भी धन विधेयक होता है। तो लोक व्यय, करारोपण आदि वित्तीय विषयों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। और जो वित्त विधेयक होता है यह भी क्या है, वित्तीय विषयों से संबंधित होता है, संबंधित, लेकिन धन विधेयक से अलग होते हैं ये विषय, अलग, धन विधेयक से अलग। हालांकि इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वित्त विधेयक भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि विधेयक 4 प्रकार के हैं। जो वित्तीय विषयों के अलावा है वो साधारण विधेयक है, संविधान में संशोधन करने वाला संविधान संशोधन विधेयक, वित्तीय विषय जैसे लोक व्यय, करारोपण और वित्त विधेयक, ठीक है। यहां मैं आपको बता दूं कि जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। हालांकि इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। एक बार हमें इतना ही जानना है कि विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। तो जो साधारण विधेयक है यानी जो विधायी प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 107 में दी हुई है, ठीक है। और संविधान संशोधन है वो आपको पता है अनुच्छेद 368, ठीक। और धन विधेयक है, इसकी जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 109। और धन विधेयक की जो परिभाषा है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में। और वित्त विधेयक है अनुच्छेद 117, ठीक है। आज हम इस पार्ट में साधारण विधेयक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। विस्तार से चर्चा करेंगे हम साधारण विधेयक पर। फिर अगले पार्ट में संविधान संशोधन पर चर्चा करेंगे और फिर धन और वित्त विधेयक पर, और इनमें अंतर भी देखेंगे, धन और वित्त विधेयक में अंतर क्या होता है, ठीक है। आगे पार्ट में देखेंगे। फिलहाल आज हम साधारण विधेयक पर ही चर्चा करेंगे विस्तार से। तो देखते हैं हम अब आगे साधारण विधेयक को। चारों प्रकार के विधेयकों की संविधान में अलग अलग प्रक्रिया दी हुई है, और आज हम इस पार्ट में साधारण विधेयक है उसकी प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो साधारण विधेयक, तो पहली बात तो इसमें यही है साधारण विधेयक में कि इसे संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, किया जा सकता है। यानी मैंने अभी आपको बताया चारों प्रकार के विधेयक है, उनकी अलग अलग प्रक्रिया दी हुई है। और आज हम साधारण विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं। तो साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मतलब है इसे पहले लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, वहां से पारित होकर राज्यसभा में चला जाएगा, और इसे राज्यसभा में भी पहले प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया है तो वहां से पारित होकर लोकसभा में आ जाएगा। यानी इसे संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ठीक, कि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के, यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य यानी मंत्री, मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, किया जाता है, तो इसे सरकारी विधेयक कहते हैं। हम बात साधारण विधेयक की कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर इस विधेयक को सदन में मंत्रिपरिषद का सदस्य यानी मंत्री, यानी किसी मंत्री द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है तो इसे सरकारी विधेयक कह देंगे। और जब इसे संसद के किसी सदस्य द्वारा यानी अन्य सदस्य यानी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो इसे गैर सरकारी विधेयक कह देंगे। यानी साधारण विधेयक है वो 2 प्रकार का हो गया, सरकारी और गैर सरकारी। जब मंत्रिपरिषद का सदस्य यानी मंत्री इसे प्रस्तुत करता है तो सरकारी, और मंत्री के अलावा अन्य सदस्य प्रस्तुत करता है यानी उस सदन का अन्य सदस्य सांसद, तो इसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं, ठीक। आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि संसद में विधेयक को पारित होने के लिए विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है।
तो उन अवस्थाओं पर भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हमने इसे विस्तार से देखना है ताकि हमें अच्छे से ये बात समझ में आ जाए कि कानून संसद में कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर हम विभिन्न अवस्थाओं की बात करें, भी संसद में कानून बनने के लिए विधेयक को विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम वाचन की, प्रथम वाचन या प्रथम पठन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या है प्रथम वाचन या प्रथम पठन में, तो जिस सदस्य ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करना है, जिस सदस्य ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करना है, वह सदन को इसकी अग्रिम सूचना देता है और सदन के अंदर अपने स्थान पर खड़े होकर प्रस्ताव करता है कि विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए और सामान्यतः अनुमति दे दी जाती है। तो उसके बाद यह सदस्य अपने विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य बताता है, यानी सदन में विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति ही क्या है, विधेयक का प्रथम वाचन या पठन कहलाती है। यानी सदन में विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति ही क्या है, प्रथम वाचन कहलाती है। ठीक है, या प्रथम वाचन कहलाता है अनुमति ही, यानी जो सदस्य विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है वो सदन में ये प्रस्ताव करेगा कि भी मुझे विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए और सामान्यतः अनुमति दे दी जाती है। तो विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति क्या है, प्रथम वाचन कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, अनुमति क्या है, प्रथम वाचन कहलाती है। आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं द्वितीय वाचन या द्वितीय पठन। द्वितीय वाचन यह अवस्था किसी भी विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यानी द्वितीय पठन या द्वितीय वाचन यह अवस्था किसी भी विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में विधेयक पर परवर समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, लेकिन हर विधेयक पर परवर समिति का गठन किया जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। यानी सामान्यतः परवर समिति का क्या है, विधेयक पर गठन किया जाता है। परवर समिति क्या है, परवर समिति एक तदर्थ समिति है, यानी इसे विधेयक पर विचार करने के लिए गठित किया जाता है। यानी वह समिति जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए गठित की जाती है उसे तदर्थ समिति कहते हैं। यानी परवर समिति एक तदर्थ समिति है और परवर समिति को सामान्यतः विधेयक पर क्या विचार करने के लिए गठित किया जाता है। यानी यह समिति विधेयक पर बारीकी से विचार करती है, विधेयक की प्रत्येक धारा पर चर्चा करती है। ठीक है, हमने देखा भी था प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, परवर समिति का गठन और फिर इसकी रिपोर्ट, प्रतिवेदन, फिर तृतीय वाचन है। तो ये विधेयक पर बारीकी से विचार करती है, इसकी प्रत्येक धारा पर चर्चा करती है और फिर निर्धारित समय पर परवर समिति निर्धारित समय पर अपना प्रतिवेदन, ठीक है, प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती है। ठीक है, यहां तक बात होगी। अब सदन में क्या है, सदन में सदस्य इसके प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करते हैं, बहस करते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक धारा पर मतदान किया जाता है।
मैंने आपको पहले ही बताया विधेयक की क्या महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो जो परवर समिति अपनी रिपोर्ट देती है, प्रतिवेदन देती है सदन में, उस पर सदन के सदस्य विचार विमर्श करते हैं, बहस करते हैं और मतदान करते हैं, तथा सदस्य यहां संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी विधेयक में कोई संशोधन करना हो तो वो भी प्रस्तुत करते हैं। और अगर संशोधन स्वीकार हो जाता है तो वो क्या है, विधेयक का हिस्सा बन जाता है। यानी आपने देखा कि द्वितीय वाचन में क्या है कि विधेयक पर विचार करने के लिए परवर समिति का गठन किया जाता है। परवर समिति विधेयक पर बारीकी से विचार करती है, उसकी प्रत्येक धारा पर चर्चा करती है, फिर निर्धारित समय पर अपनी जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, वो सदन में प्रस्तुत करती है। सदन में सदस्य उस पर विचार विमर्श करते हैं, बहस करते हैं, प्रत्येक धारा पर मतदान होता है और संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर संशोधन प्रस्तुत किया और वो स्वीकार हो जाता है तो वो भी क्या है, विधेयक का हिस्सा बन जाता है। ये तो बात होगी यहां तक, ठीक है। अब हम देखते हैं तृतीय वाचन। यानी आप यहां देख सकते हो कि हम सीधा से कह देते हैं कि भाई संसद में विधेयक प्रस्तुत किया, पारित हो गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और वो कानून बन गया। नहीं, ये एक जटिल प्रक्रिया है, आपने देखा। तो अब हम देखेंगे तृतीय वाचन, ठीक है। तो द्वितीय वाचन में क्या है, विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो ही जाती है, अभी हमने देखा। तो द्वितीय वाचन में क्या है, विस्तार से विधेयक पर चर्चा हो जाती है। तो तृतीय वाचन में क्या है, विधेयक पर सामान्य चर्चा की जाती है। सामान्य चर्चा की जाती है और उसके बाद विधेयक पर मतदान किया जाता है। क्योंकि विस्तार से चर्चा तो द्वितीय वाचन में होगी, तो सामान्य चर्चा के बाद विधेयक पर मतदान किया जाता है और सदन के उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत विधेयक के पक्ष में होता है। यानी जो वोटिंग होती है उसमें सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का जो साधारण बहुमत है वो विधेयक, क्योंकि साधारण विधेयक है, तो जो साधारण बहुमत है वो विधेयक के पक्ष में होता है, तो विधेयक इस सदन से पारित समझा जाता है। यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत अगर इस विधेयक के पक्ष में है तो यह विधेयक इस सदन से पारित समझा जाता है और इसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। ये जो हमने इतनी प्रक्रिया देखी है ये उस सदन में है जहां विधेयक को पहले प्रस्तुत किया है। अब यहां से ये पारित हो गया है तब दूसरे सदन में जाएगा, पारित हो गया है तो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये विभिन्न अवस्थाएं देख ली। अब हम ये भी देखेंगे दूसरे सदन में विधेयक जाता है तो क्या होता है, ठीक है। विधेयक दूसरे सदन में, यानी जब प्रथम सदन से विधेयक पारित हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में भी क्या है, उस विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। यानी सारी वही प्रक्रिया होती है। दूसरा सदन भी परवर समिति का गठन कर सकता है, ठीक है। यानी सारी प्रक्रिया जो पहले सदन में हुई है वैसी प्रक्रिया दूसरे सदन में भी होती है। ये बात हमने शुरू में भी की थी कि संसद के प्रत्येक सदन में विधेयक अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता है, ठीक है। तो दूसरे सदन में जब विधेयक आता है तो यहां भी उस पर 3 वाचन होते हैं और उसके बाद यह सदन उसे पारित कर देता है, ठीक है। तो विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है।
समझा जाता है और हस्ताक्षर या अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यानी एक बात तो होगी ये कि दूसरा सदन क्या है, उसे पारित कर देता है तो विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाता है। या इसमें दूसरा सदन संशोधनों सहित विधेयक पारित करता है। यानी दूसरे सदन ने विधेयक में संशोधन कर दिए और उस संशोधन के सहित दूसरे सदन ने विधेयक पारित किया है और ऐसे विधेयक को, ऐसे संशोधनों को प्रथम सदन स्वीकार करता है तो विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है और साइन के लिए किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास, हस्ताक्षर के लिए, अनुमति के लिए। यहां आप बात को ध्यान से समझना कि विधेयक जब प्रथम सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन में भी उस पर 3 वचन होते हैं और अगर दूसरा सदन उसे पारित कर देता है तो दोनों सदनों से पारित समझा जाता है और अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। एक तो बात होगी ये। अगर दूसरा सदन उसमें संशोधन करता है और संशोधनों सहित उस विधेयक को पारित करता है और उन संशोधनों को जो दूसरे सदन ने संशोधन किए हैं विधेयक में और उसे पारित किया है और उन किए गए संशोधनों को अगर प्रथम सदन जिसने पहले विधेयक को पारित करके भेजा है वो प्रथम सदन द्वितीय सदन द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक दोनों सदनों से क्या है, पारित समझा जाता है। ये हो गई दूसरी बात। और फिर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाता है। ठीक, यहां तक तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है भी, दोनों सदनों से पारित है। लेकिन हम यहां ये देख रहे हैं कि विधेयक पर दूसरे सदन में क्या क्या हो सकता है। लेकिन दूसरे सदन द्वारा किए गए संशोधनों को प्रथम सदन, यानी जो पहला सदन है, प्रथम सदन जिसने पारित करके भेजा था, प्रथम सदन अस्वीकार कर दे। एक तो बात हो गई ये, यानी दूसरे सदन ने जो संशोधन किए हैं उनको पहला सदन अस्वीकार कर दे, या दूसरा सदन विधेयक को ही अस्वीकार कर दे, विधेयक को अस्वीकार कर दे। ठीक है, या दूसरा सदन 6 माह तक विधेयक पर कोई कार्यवाही ना करे, विधेयक पर कोई कार्यवाही ना करे। यानी मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, जब विधेयक दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन उस पर 3 वाचन वही प्रक्रिया होती है और उसे पारित कर देता है, दोनों से पारित समझा जाता है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। अगर दूसरा सदन उसमें संशोधन करता है और संशोधन सहित पारित करता है और दूसरे सदन के किए गए संशोधनों को अगर प्रथम सदन स्वीकार कर लेता है तो दोनों से पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाता है। ये तो होगी पारित वाली बात। लेकिन अगर दूसरे सदन ने जो संशोधन किए उनको पहला सदन स्वीकार ना करे, या दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, या दूसरा सदन विधेयक पर 6 माह तक कोई कार्यवाही ही ना करे, तो इसका मतलब क्या होगा? ना करे तो इसका अर्थ यह होगा कि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया है। यानी ये अगर अवस्था हो जाती है, ये प्रतिक्रिया अगर हो जाती है कि दूसरा सदन द्वारा किए गए संशोधनों को प्रथम सदन अस्वीकार कर दे, या दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, या 6 माह तक वो कोई प्रतिक्रिया ही ना करे, तो इसका मतलब यह होगा कि उस साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में
मतभेद उत्पन्न हो गया है। अब हम ये आगे देखेंगे इसके अंदर। यहां तक आप बात को समझ गए होंगे। दूसरे सदन में जो विधेयक गया है, ठीक है, हमने ये देख ही लिया कि अगर दोनों सदनों से पारित समझा जाता है तो अनुमति के लिए विधेयक राष्ट्रपति के पास चलाई जाता है। लेकिन अगर दोनों सदनों से पारित ना हो, यानी पहला सदन संशोधनों को अस्वीकार कर दे, दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, या 6 माह तक कोई कार्रवाई ना करे, तो ऐसी सूरत में ये अर्थ निकाला जाता है कि उस साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो गया है। तो आपको पता है इसके लिए संविधान में प्रावधान कर रखा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो दोनों सदनों की, इसी को भी हम देख लेते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और आपको पता है जब साधारण विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में असहमति हो जाए, मतभेद उत्पन्न हो जाए, गतिरोध उत्पन्न हो जाए, गतिरोध हो जाए दोनों सदनों के बीच साधारण विधेयक को लेकर, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए और उस विधेयक पर निर्णय करने के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। यानी संसद के दोनों सदनों में अगर गतिरोध हो जाए, यानी साधारण विधेयक को लेकर असहमति हो जाए, तो उस विधेयक पर निर्णय करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की, यानी अनुच्छेद 118 खंड 4, ठीक। और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा अनुच्छेद 108, और लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा अनुच्छेद 118 खंड 4, ठीक है। दोनों सदनों के उपस्थित व मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यानी इस संयुक्त बैठक के अंदर जो निर्णय है दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। यानी आप बात को समझ गए होंगे कि दोनों सदनों में साधारण विधेयक को लेकर अगर गतिरोध हो जाए तो ऐसी सूरत में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने की या बैठक बुलाने की क्या है, अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब है संयुक्त बैठक की दो अध्यक्षता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। अब हम यहाँ ये भी देख लेते हैं कि संयुक्त बैठक है उसमें अब तक 3 विधेयक ही पारित हुए हैं, यानी 3 विधेयक ऐसे हैं जो संयुक्त बैठक में पारित किए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। उम्मीद है आप यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, यानी संसद की संयुक्त बैठक में 3 विधेयक पारित किए गए हैं। नंबर 1 दहेज निरोधक कानून 1961, दूसरा बैंकिंग आयोग विधेयक 1978 और पोर्टा एक्ट 2002। यानी ये ऐसे विधेयक हैं जिनका फैसला संसद की संयुक्त बैठक में संयुक्त अधिवेशन में हुआ है। दहेज निरोधक कानून, बैंकिंग आयोग और पोर्टा एक्ट, ठीक है। 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, 1978 में इंदिरा जी थी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ठीक है। दोनों सदनों से पारित विधेयक
हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है या भेजा जाता है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 111 ये कहता है कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है या कानून का रूप लेता है। यानी दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, और जब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो क्या है, कानून बन जाता है। यानी अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो विधेयक क्या है, कानून बन जाता है, जो संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया है। ठीक है, या राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं विधेयक पर। नंबर 1, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार कर देता है यानी हस्ताक्षर कर देता है। दूसरा, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति के लिए अपने पास रख सकता है। नंबर 3, राष्ट्रपति विधेयक को सदन के पास पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। यानी राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो वो कानून बन जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति के लिए अपने पास रख सकते हैं, राष्ट्रपति विधेयक को क्या सदन को पुनर्विचार के लिए वापस या दोबारा भेज सकता है। ठीक है, इनमें राष्ट्रपति तीनों में से कोई भी काम कर सकता है विधेयक पर। अब देखो, अगर राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति देता है तो वह कानून बन जाता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति विधेयक को अस्वीकार कर दे तो वह निरस्त या समाप्त हो जाता है। यानी राष्ट्रपति विधेयक को अगर स्वीकार कर दे तो वो कानून बन जाएगा, क्योंकि ये विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास, और यदि राष्ट्रपति विधेयक को अस्वीकार कर दे तो वो निरस्त या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति ने अगर पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटाया है, पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटाया है और सदन उसे संशोधन सहित या बिना संशोधन के राष्ट्रपति को विधेयक भेजे तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति ने एक तो ये कि विधेयक को स्वीकार कर लिया, कानून बन गया, अस्वीकार कर दिया तो वो समाप्त हो गया। अगर राष्ट्रपति ने सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और सदन ने उसे संशोधन के सहित या वैसे ही राष्ट्रपति को वापस भेज दिया, दोबारा भेज दिया, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, और इसे ही राष्ट्रपति की क्या है, निलंबनकारी वीटो कहते हैं। यानी राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं,
अगर वापिस सदन ने भेज दिया तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। आज हमने इस पार्ट में देखा कि कैसे कानून निर्माण होते हैं। यानी वैसे तो सिंपल सी बात है कि संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं और वो कानून बन जाता है। लेकिन जब हमने इस प्रक्रिया को विस्तार से देखा तो हमने पाया कि कितनी जटिल प्रक्रिया है। आज हमने इस पार्ट में जो ये पढ़ा, विधेयक के प्रकार और साधारण विधेयक पर हमने विस्तार से चर्चा की। हालांकि ये वीडियो काफी लंबी बन गई होगी, लेकिन अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तभी हमें बात समझ में आएगी। और अगले पार्ट में हम संविधान संशोधन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर है उस पर भी चर्चा करेंगे। और आप ये ध्यान रखना, जो ये कंपटीशन एग्जाम है उनमें यहाँ से प्रश्न आते ही रहते हैं भी, साधारण विधेयक के बारे में और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में भी, धन विधेयक के बारे में। उम्मीद है जो आज आपको मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पार्ट में फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।